तो दोस्तों हम आज फिर से मिल रहे हैं क्लास 12 मैथ्स प्रोबेबिलिटी। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, मैंने आपको वादा किया था कुछ दिन पहले कि जल्दी से हम इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लगाएंगे। तो आज इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का हमारा इनॉग्रेशन हो रहा है। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसको सीखने में, तो जैसे जैसे मैं आपके साथ पढ़ाता जाऊंगा मैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को भी सीखने की कोशिश करूंगा। अब हम शुरू कर रहे हैं 12th का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर भी ना इंटीग्रेशन की तरह काफ़ी टफ कैटेगरी में आता है। इसमें भी बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं। तो अगर आप इसको शुरू से बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे और वही जो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि प्रॉपर थ्योरी नोट्स बनाएंगे तो प्रोबेबिलिटी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप इसमें भी बहुत फंस जाएंगे जैसे इंटीग्रेशन में हम फंस जाते थे। तो इसमें थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रोबेबिलिटी है क्या, ये हमने ना 10th में भी पढ़ी थी, फिर क्लास 11 में पढ़ी और अब हम क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी शुरू होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। अगर मैं क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी एकदम शुरू करूंगा तो बहुत सारे बच्चे को परेशानी आएगी क्योंकि उनको 10th और 11th का याद नहीं रहेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, आधा घंटा हम क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करेंगे। उसमें हम कुछ लिखेंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको एक PDF फाइल दिखाऊंगा, उसको मैं आपको समझाता हुआ चला जाऊंगा जिससे कि आपको 11th की याद वापस आ जाए। और फिर जब हमारे फॉर्मूले शुरू होंगे उसको फिर हम प्रॉपरली लिखना शुरू करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे आपको पता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो क्वांटिफाई करती है द चांसेस ऑफ आर विनिंग ए बेट, या कोई भी चीज़ जिस पे हमने शर्त लगाई, या कोई भी चीज़ हमारे एक्सपेरिमेंट है, जैसे कुछ भी हैपन हो रहा है उसको जीतने की संभावना या उसके होने की संभावना को हम एक नंबर देते हैं। ओके, तो मिनिमम नंबर 0 देते हैं, मैक्सिमम नंबर 1 देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज द चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। तो ये एक मोटी सी डेफिनेशन हो गई जिसका हमें कोई खास लेना देना नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 11। तो मैं आपको स्क्रीन पे एक PDF फाइल डिस्प्ले करने वाला हूँ और उसको मैं आपको दिखाता जाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इससे हमारा थोड़ा समय बचेगा क्योंकि क्लास 11 की रिवीजन में हम ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहेंगे, जिससे कि हम 12 की प्रोबेबिलिटी प्रॉपरली शुरू कर सकें। तो अभी ये नया नया ब्लैक बोर्ड है और नया नया मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला तो मैं कामयाब हो गया हूँ। तो ये देखिए, अब आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है प्रोबेबिलिटी की एक PDF फाइल। इसको आपको अभी लिखना नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है। नाउ व्हाट आर द वेरियस टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले, और ये सब ना 10th और 11th की बातें हैं, तो बस आप एक बार सुनिए, रिफ्रेश हो जाएगा आपको। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट होता है प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन में, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब तुम बोलोगे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हमें ये नहीं मालूम कि क्या आउटकम आएगा, लेकिन हमें ये मालूम है कि इतने आउटकम में से कुछ आएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, अब आपको क्या आएगा आपको नहीं मालूम ना, लेकिन आपको ये मालूम है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या आएगा वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद पता लगेगा। जैसे आपने एक डाई को रोल किया तो आपको नहीं पता क्या आएगा, आपको ये पता है लेकिन 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। आएगा क्या वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद पता चलेगा। तो ये पहली डेफिनेशन आपकी होगी रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हर क्वेश्चन में एक एक्सपेरिमेंट होगा, कुछ क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 2-2 एक्सपेरिमेंट भी होंगे। जब हमारा ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, आपको मालूम है 4 मेजर क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में कौन से होते हैं? इनको मैं बोलता हूँ 4 पिलर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो 4 मेजर क्वेश्चंस आपके होते हैं, कॉइन, डाइस, प्लेइंग कार्ड्स और एनी अदर कार्ड्स एंड बॉल्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉइन, डाइस, कार्ड्स एंड बॉल्स। इनको मैं क्या बोलता हूँ? 4 पिलर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब आपका एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ता है कि इस एक्सपेरिमेंट में व्हाट विल बी ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। जैसे अगर आपने एक कार्ड में से 52 कार्ड्स में से एक पत्ता सेलेक्ट किया तो यू नो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स विल बी देयर? 52, क्योंकि 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, आप एक पत्ता सेलेक्ट करें तो कोई भी एक 52 कार्ड्स में से आ सकता है। सो लिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। तो हर एक्सपेरिमेंट के अंदर एक सैंपल स्पेस होगा। सैंपल स्पेस की लिस्टिंग करना
हमारे लिए कभी कभी मुमकिन होगा, ज़्यादातर मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा होंगी ना तो हम उनको लिस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं तो शायद हम लिस्ट भी कर लें। जैसे अगर एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, यहाँ सिंपल सा है, यू आर टॉसिंग ए कॉइन, तो आपके दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट में आपने लिखा, आगे कैपिटल एस लिखा। कैपिटल एस होता है सिंबल ऑफ सैंपल स्पेस, एन ब्रैकेट में कैपिटल एस, इसका मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। 11th में पढ़ा था, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अगर ये वर्ड आपको भारी लग रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसमें होगी 2। ये ज़्यादा जरूरी है और ये कम जरूरी है। तो ये स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ। अब ये फिर से छोटी हो गई है। अब एक और एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग ए डाई। तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर ये लिस्टिंग हो गई, ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। ये ना कर्ली ब्रैकेट सेट के सिंबल है, इसके बीच में ये एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, उसको स्मॉल एन लिखेंगे, ब्रैकेट में कैपिटल एस इज इक्वल टू 6। ये नंबर ना आपके प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में जाता है। अब यू आर टॉसिंग ए पेयर ऑफ कॉइन्स साइमल्टेनियसली। इफ यू टॉस ए पेयर ऑफ कॉइन्स साइमल्टेनियसली और 1 कॉइन ट्वाइस, इसको ना एक ही बात बोलते हैं। दो कॉइन्स को आप एक साथ फेंकिए या एक कॉइन को फेंकिए, फिर उसको उठाइए, उसको दोबारा फेंकिए, और दोनों एक ही बात मानी जाएंगी। तो इसमें आपके 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगी, HH, HT, TH एंड TT। ये सैंपल स्पेस हो गया, ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करोगे तो आपकी 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगी। ये हो गया। अब ये तुम सोचोगे कि सर ये 8 पॉसिबल आउटकम्स आपने कैसे निकाली। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालने के लिए हम 2 मेथड्स यूज करेंगे। एक होगा मल्टीप्लिकेशन रूल और एक होगा कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। कॉइन एंड डाइस में मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। अब तुम बोलोगे ये रहा मल्टीप्लिकेशन रूल। अब बोलोगे सर ये मल्टीप्लिकेशन रूल कहाँ से टपका, ये क्लास 11 में आएगा। ठीक है, क्लास 11 में एक चैप्टर था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके अंदर एक टॉपिक था पहला, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके अंदर 2 रूल्स थे, एक था मल्टीप्लिकेशन रूल और एक था एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल ये बोलता है, ये देखिए, इफ एन इवेंट कैन हैपन इन m ways, another event can happen in n ways, so together they can happen in m cross n ways। ये फिर से ना स्क्रीन मैंने टच की और वो बड़ी हो गई। So if an event can happen in m ways and another event can happen in n ways, together in the given order they can happen in m cross n ways। तो आप बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, जैसे एक कॉइन को टॉस किया, 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। 2 कॉइन को टॉस किया, पहले कॉइन की 2 हैं, दूसरे कॉइन की 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 2 × 2 4। वही है मल्टीप्लिकेशन रूल। आपने एक डाई को रोल किया, 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। दूसरी डाई को रोल किया, वो भी 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब आप 2 डाई को एक साथ रोल कर रहे हैं या एक डाई को 2 बारी रोल कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल हो जाएगा 6 × 6 36। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो ऑर्डर अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बात हमको बहुत ध्यान से रखनी है। तो यहाँ लिखिए, whenever we use multiplication rule to find the number of possible outcomes, the order shall automatically be important। तो जैसे इसके जब आप 2 डाई को रोल करते हैं ना, तो 1 2 एंड 2 1 को अलग अलग मानते हैं, 2 4 एंड 4 2 को अलग अलग मानते हैं। जबकि अगर आप 2 डाई को साइमल्टेनियसली रोल करोगे, एक टम्बलर में डाल के और टेबल पे रोल करोगे, तो आपको नहीं पता लगेगा कि पहला 1 है दूसरा 2 है, या पहला 2 है दूसरा 1 है, लेकिन फिर भी हम उनको अलग अलग मानेंगे 1 2 एंड 2 1 को। पता है क्यों? क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और जैसे ही अगर आप मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आपको पसंद आए या ना आए, उसमें अकल लगे ना लगे, it makes sense or it doesn't make sense, you have to take all the orders separately into consideration। अब आपने एक कॉइन को टॉस किया, उसके बाद एक डाई को रोल किया, कैन यू टेल मी द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? तो मल्टीप्लिकेशन रूल से आएगा 2 × 6 दैट इज 12। पहले के 2, दूसरे के 6, तो 2 × 6 12 हो गया। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। अब जब आप 3 कॉइन टॉस करेंगे, तो पहले कॉइन के नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 2, दूसरे कॉइन के भी होंगे 2, तीसरे कॉइन के भी होंगे 2, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? 2 × 2 × 2। तो ये आपके हो जाएंगे 8। तो मैं ना कोशिश करता हूँ इस पे लिखने की कि मैं लिख पाऊंगा या नहीं, देखता हूँ मैं। ये देखिए, तो NS हो जाएगा
2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 8। ऑलराइट, तो अभी मेरी राइटिंग कुछ दिन लगेंगे अच्छी होने के लिए। अब ये 8 पॉसिबल आउटकम्स लिखने का तरीका क्या है? ओके, ये है, तो इसको लिखने का तरीका पता क्या है? पहले आप 2 कॉइन्स का लिखेंगे। कैसे? 2 कॉइन्स का क्या होगा? HH, HT, TH एंड TT। ये तो याद रहता है ना 2 कॉइन्स का, HH, HT, TH एंड TT। अब आप इसकी फोटोकॉपी ले लीजिए। HH, HT, TH एंड TT। फिर ऊपर वाली लाइन में सबके आगे H लगा दीजिए। ओके, और नीचे वाली लाइन में सबके आगे T लगा दीजिए, बीच में कॉमा डाल दीजिए और कर्ली ब्रैकेट से यहाँ बंद कर दीजिए। ये बन गया आपका सैंपल स्पेस व्हेन यू आर टॉसिंग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली और अ कॉइन थ्राइस, ये वाला आ गया। ठीक है, अब क्या मैंने बोला था 4 पिलर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन कौन से हैं? कॉइन है, डाइस है, प्लेइंग कार्ड्स और एनी अदर कार्ड्स एंड बॉल्स है। कॉइन एंड डाइस में आप थ्रो करेंगे, प्लेइंग कार्ड्स और एनी कार्ड्स और बॉल्स में आप थ्रो नहीं करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे। तो जब आप थ्रो करते हैं कॉइन एंड डाइस में, वी विल यूज मल्टीप्लिकेशन रूल टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और जब हम सिलेक्शन करेंगे कार्ड्स में से या बॉल्स में से, तो वी विल यूज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल और है, व्हेन यू रोल ए पेयर ऑफ डाई, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? पहली डाई के 6, दूसरी डाई के 6, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया, NS कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 36। तो ये 36 पॉसिबल आउटकम्स लिखी है। लिखना तो ब्रैकेट में चाहिए होता है और कॉमा लगा के, तो पहले कॉलम में तो ऐसे लिख दिया, फिर समय बचाने के लिए ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये लिखना एग्जाम में जरूरी नहीं है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 और लास्ट वाला आपका हो जाएगा 6 6। ऑलराइट, तो ये जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 जो दोनों नंबर सेम आते हैं उनको डबलेट बोलते हैं। ये सब बातें आपको पता है। इसमें देखो 1 2 एंड 2 1 अलग अलग है, 1 3 एंड 3 1 अलग अलग है। क्योंकि बताओ क्योंकि क्या? क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो वो हमारी ऑर्डर अलग अलग हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं, मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन ये अभी ये बन गया है मेरा हाथ से, ये तो लिखता जा रहा है ये, तो अब इसको कैसे करना पड़ेगा मेरे को देखना पड़ेगा। अब ये शायद ऊपर चला जाएगा। यस, तो देखिए धीरे धीरे मैं भी सीखूंगा, आप लोग भी सीखेंगे मेरे साथ हाउ टू यूज ए TFT पैनल। अब एक्सपेरिमेंट है सिलेक्टिंग 2 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आई एम नॉट थ्रोइंग। तो 52 पत्तों में से 2 पत्ते सिलेक्ट करने हैं। तो क्लास 10-11 का वही चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इफ यू हैव टू सिलेक्ट आउट ऑफ 52 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स 2 ऑब्जेक्ट्स, तो आपका फॉर्मूला होता है 52C2। 52C2 का मतलब होता है फ्रॉम 52 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यू आर सिलेक्टिंग 2 एट ए टाइम। ऑलराइट, फाइन। और ये ना विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। जब भी आप कुछ सिलेक्शन करेंगे आपको अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा, एम आई सिलेक्टिंग विद रिप्लेसमेंट और एम आई सिलेक्टिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब तुम बोलोगे सर ये क्या कहानी शुरू कर दी। देखो 2 पत्ते निकालने हैं, मैंने एक पत्ता निकाला, देखा, साइड में रख दिया, अब बच गए 51 पत्ते। अब दूसरा पत्ता निकाला, देखा, साइड में रख दिया, मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा? एक पत्ता निकाला, देखा, उसको वापस गड्डी में डाल दिया, अब वापस मेरे पास 52 पत्ते हो गए, अब उनमें से दूसरा पत्ता निकाला। सो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग इन एवरी क्वेश्चन, सबसे पहली बात होगी आपको ये सोचना कि ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो हमारा कॉम्बिनेशन फॉर्मूला नहीं चलेगा, फिर हम किसी और मेथड से करेंगे, अभी थोड़ी देर में उसको भी हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कहता है 2 कार्ड्स आर सिलेक्टेड और 4 बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए बैग, और उसके बाद क्वेश्चन साइलेंट है, तो इट इज अंडरस्टूड इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट में मेरी फर्स्ट चॉइस होगी कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। कभी कभी नहीं लगा सकते, वो भी आपको पता लगेगा। सो अब सबसे सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। सिलेक्टिंग 2 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सो हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट 2 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स? तो फॉर्मूला होगा 52C2। अब 52C2 को कैसे लिखेंगे हम? 52C2 को हम ऐसे लिखेंगे, NCR का फॉर्मूला होता है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आपने r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, तो फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपने फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़ा था।
हम 12th में इस फॉर्मूले को ना यूज़ करके ये डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। तो ये मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट मेथड दिखाता हूँ। ये देखिए, फिर से मैंने ये पेन लिया, ये देखिए 52C2, ओके, ऐसे है ना। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा जो ये रहा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, तो ऊपर पता है क्या आएगा, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखिए r फैक्टोरियल, r आपका 2 है, 2 फैक्टोरियल, फिर ये देखिए n माइनस r, 52 माइनस 2, 50 फैक्टोरियल, ठीक है। 50 ना ठीक से नहीं बना, फैक्टोरियल भी ठीक से नहीं बना। अब 52 फैक्टोरियल क्या होगा, 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल। एक्चुअली ना आप टच ना भी करो ना, ये पेन ये अपने आप पकड़ लेता है। ये कुछ ना यहाँ पे इंफ्रारेड का कुछ फंडा है इसका। 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 2 इंटू 1 इंटू 50 फैक्टोरियल। अब ये कट जाएगा तो ये क्या आ गया, 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1। तो हम ना ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट लिखेंगे। अब तुम बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखो, अगर मेरे को 52 पत्तों में से 4 पत्ते सिलेक्ट करने हैं तो 52C4 हो गया। एक लाइन खींचूंगा, नीचे मैं 4 फैक्टोरियल लिखूंगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऑलराइट। और ये देखता हूँ, ये शायद इसमें इरेजर है या क्या है, ये इरेजर है शायद, ये ऐसे मिट गया, हाँ। और ये वापस पेन ले लिया मैंने, ये 4 लिख लेता हूँ। अरे यार ये भी गड़बड़ हो गया, तो इसको पूरा मिटा देता हूँ मैं और फिर से पेन लेता हूँ। इस पेन की ना थिकनेस भी नहीं मैं चेंज कर पा रहा हूँ अभी। 52C4, ठीक है। अब यहाँ आ गया 4 फैक्टोरियल और ऊपर 4 टर्म्स एक एक करके नीचे चले जाओ, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49। तो हम ये फॉर्मूला शायद भूल ही जाएंगे, ये याद रखेंगे। जैसे 7 बॉल्स में से आपको 3 बॉल्स सिलेक्ट करनी है, तो फॉर्मूला होगा 7C3। नीचे क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ऊपर आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5। गॉट इट। तो हम ऐसे इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, एनसीआर फॉर्मूला। फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लास 11 की रिवीजन हो रही है। वैसे मेरे को कराना जरूरी नहीं था, लेकिन मेरे को मालूम है कि अगर आपको 12th की प्रोबेबिलिटी पढ़नी है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब NC01 होता है, बहुत सिंपल सी बात है। n ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, मत करो, घर में बैठो ना, वन वे है, सबको सिलेक्ट करना है। 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो ऑप्शन कहाँ है, एक ही ऑप्शन है, 10 के 10 सिलेक्ट कर लो। तो NC01 होता है, ये याद रख लेना, फॉर्मूले में डाल के भी आ जाता है। NCN1 होता है, ओके, और NC1N होता है। ये तो बहुत यूज़ किया आपने 10th में भी 11th में भी। ये 5 फिंगर्स दिख रही हैं, आपको एक फिंगर सेलेक्ट करनी है, तो फॉर्मूला क्या बना, 5C1। आप कुछ ऑप्शंस क्या हैं, या तो ये फिंगर लोगे, ये लोगे, 3rd 4th और 5, तो 5C1 5 हो गया। तो NC1N होता है, मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से एक सेलेक्ट करना है, तो यू हैव n ऑप्शन। 52 पत्तों में से एक पत्ता सेलेक्ट करना है, बताओ कितने ऑप्शंस हैं, 52 ऑप्शंस है। यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द 52 कार्ड्स, so 52C1 इज 52। NCR इज इक्वल टू NCN-R। इसको आप एक्सपैंड करके 11th में प्रूव किया था, तो इसकी भी हमें कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, सो ये आपको मैंने अब 2 चीज़ें बता दी। एक तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें बताइए, 2 नहीं। एक तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर सैम्पल स्पेस क्या होता है, फिर n ब्रैकेट में s का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस। फिर मैंने आपको बोला 4 पिलर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बहुत याद रखना, कॉइन, डाइस, प्लेइंग कार्ड्स एंड बॉल्स। कॉइन एंड डाई में वी विल यूज मल्टीप्लीकेशन रूल टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और जब मैं मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करता हूँ तो सारे ऑर्डर्स मेरे को कंसिडर करने हैं। सिलेक्शन में कॉइन सिलेक्शन कार्ड्स और बॉल्स में आई एम गोइंग टू यूज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला NCR, और जब ये फॉर्मूला यूज करूंगा ये अंडरस्टूड होगा दैट द कार्ड्स आर बीइंग ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, बॉल्स आर बीइंग ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। NCR को कैसे एक्सपैंड करते हैं वो हमने 2-3 एग्जाम्पल से सीखा, तो ये एक बेस बन गया। 11th का था, आपको आई होप आपको याद रहेगा। अब मैं इसको ऊपर स्लाइड करूंगा तो ये नहीं जाएगा, मेरे को पहले यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, और ये क्रॉस करूंगा तो वो भी मिट गया। अब मैं इसको हाथ से ऊपर करता हूँ
अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया इवेंट्स। व्हाट इज एन इवेंट? क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट के बाद ना आप जैसे जिस पे बेट लगाएंगे, जिस पे आप शर्त लगाएंगे, उसको इवेंट बोलेंगे। सो एवरी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। एवरी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। आप इवेंट इंग्लिश में लिखेंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म होगा, इवेंट में सारे आउटकम्स लिखेंगे वो आपका टेबुलर फॉर्म होगा। जैसे एक्सपेरिमेंट हो गया टॉसिंग ए पेयर ऑफ कॉइन्स, जब आप 2 कॉइन को टॉस करते हो तो 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगी, HH, HT, TH एंड TT। क्या ये HH इसका सबसेट है? क्योंकि इसमें है। क्या HH, HT, TH इन तीनों में से लिया? HH ये प्रेजेंट है। यू नो व्हाट इज द सबसेट ऑफ ए सेट? HT। सो E और F इवेंट्स है। एवरी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। इंग्लिश में क्या बोलूंगा इसको? E इज द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग बोथ हेड्स। इसको बोलूंगा E इज द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। तो इसमें ये TT नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक भी हेड है, ये आएगा। इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें 2 हेड है। सो E इज द, यहाँ पे F लिख दे, यहाँ E लिख दे, ये E है। अब इसको ना ऐसे तो मैं करेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो E इज द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन हेड, ये इंग्लिश में हो गया और ये आपका टेबुलर फॉर्म में हो गया। सो अब आपको पता लग गया व्हाट इज एन इवेंट। इवेंट बेसिकली हर क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट होगा, हर क्वेश्चन में सैंपल स्पेस होगा, हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस होगा, हर क्वेश्चन में आप एक इवेंट डिफाइन करेंगे। अगर एक ही इवेंट है आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, अगर एक से ज़्यादा इवेंट है तो आपको नेक्स्ट टॉपिक सीखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। जैसे आपके पास 2 नंबर है ना, एक छोटा बच्चा है, जब उसको 2 नंबर मिलेंगे वो सबसे पहले उनको ऐड करना सीखता है, फिर सब्ट्रैक्ट करना सीखता है, फिर मल्टीप्लाई करना सीखता है, फिर डिवाइड करना सीखता है। तो ये एल्जेब्रा ऑफ नंबर्स हो गया। ऐसे ही अगर मेरे पास एक से ज़्यादा इवेंट्स हैं, से E and F, तो उनके बीच में जो मैं कुछ करूंगा उसको बोलेंगे एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। तो सबसे पहला है यूनियन, नहीं इसमें पहले इंटरसेक्शन है फिर यूनियन है। इंटरसेक्शन इंग्लिश का वर्ड हो गया सेट लैंग्वेज में, मैथ्स की सेट्स चैप्टर में इंटरसेक्शन वर्ड है। प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन को मैं बुलाऊंगा एंड। तो आप इंटरसेक्शन बोलो या एंड बोलो एक ही बात है। क्वेश्चन में इंटरसेक्शन नहीं लिख के आएगा, एंड लिख के आएगा, उसका सिंबल उल्टा यू होता है। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल है ना, ये वेन डायग्राम, ये आपकी सैंपल स्पेस है, ठीक है, लिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ये E एक सर्कल है, आप सर्कल की जगह कोई और शेप भी बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा S के अंदर है तो E इसका सबसेट है, F भी इसका सबसेट है, तो E भी एक इवेंट है, F भी एक इवेंट है। ये दोनों इंटरसेक्ट करें, ये कॉमन एरिया है ना, E इंटरसेक्शन F, ये वाला एरिया कॉमन है। अगर मैं यहाँ कोई उंगली रखता हूँ, सो दिस इज दैट प्लेस वेयर बोथ E एंड F हैपन। सो E इंटरसेक्शन F is an event. So if E and F are 2 events, E intersection F is also an event. E intersection F is also an event which is said to occur when both E and F occur. तो ये डेफिनेशन है, जब 2 इवेंट्स एक साथ अकर करती हैं उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस अकरेंस या इंटरसेक्शन। So E intersection F is an event which is said to occur when both E and F occur together. Alright? तो ये आपका हो गया इंटरसेक्शन का मतलब। अब आ जाओ यूनियन। यूनियन हो गया सेट लैंग्वेज में, अंग्रेजी में मैं बोलूंगा और, इंग्लिश में बोलूंगा और, सिंबल है U। अब E यूनियन F इज एन इवेंट विच इज सेट टू अकर व्हेन आइदर E अकर्स और F अकर्स और बोथ ऑफ देम अकर्स। तो ये आपका पूरा वेन डायग्राम आपका शेड हो जाएगा। दिस इज E अकर्स, F अकर्स, और ये बीच वाला हो जाएगा बोथ E एंड F अकर। ठीक है, अब ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत यूज करूंगा मैं। E यूनियन F ऑल्सो मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स। तो अगर क्वेश्चन आएगा ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम अकरिंग, तो आप उसका इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हो कि आपको E यूनियन F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पता है क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, सबसे पहले आप इवेंट डिफाइन करोगे, फिर जो आपको निकालना है ना उसकी आप एल्जेब्रा ऑफ इवेंट लिखोगे। जैसे एंड निकालना है तो आप E इंटरसेक्शन F लिखोगे, और निकालना है तो आप E यूनियन F लिखोगे, एटलीस्ट वन निकालना है तो भी आप E यूनियन F लिखोगे। तो ये जो E यूनियन F है ना, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। सो E यूनियन F इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो ये लाइन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। ओके, ओ यू मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन ये तो और कम हो गया हाईलाइट करने में। आई वॉज ट्राइंग टू हाईलाइट इट, लेकिन अब ये पता नहीं कितना हाईलाइट हो गया या ये दब गया है। सो E यूनियन F ऑल्सो मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, सो यू विल रिमेंबर इट। अभी 2 हो गई ना, इंटरसेक्शन हो गई, यूनियन हो गई, और अब हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। ओके, अब इसको मेरे को बंद करना पड़ेगा। जैसे मैं क्रॉस करूंगा ना, ये सारे कलर्स हट जाएंगे। तो ये मैंने क्रॉस किया, अब मेरे हाथ से ये ऊपर जाएगा।
तो मेरे को लगता है जैसे जैसे मैं सीखूंगा ना, मेरे स्टूडेंट्स भी TFT पैनल को यूज़ करना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं जैसे तुम हो उतना ही अनाड़ी मैं भी हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई, तो तीन ही चीज़ें पढ़ेंगे हम, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। दो और डेफिनेशन पढ़ेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसका सिंबल ना ई बार होगा या नॉट ई होगा, बीच के दो हम यूज़ नहीं करेंगे। ई के ऊपर बार, तो इसको मैं बोलूँगा ई बार या नॉट ई। फिर से देखो, मैं बिना सांस लिए बोले जा रहा हूँ, क्यों? मेरे को ऐसा लग रहा है कि जल्दी से मैं रैप अप कर दूँ। ये क्लास 11 की थ्योरी है, आई रियली वांट टू कम टू क्लास 12 क्विकली। तो ये मैं आपकी जो याददाश्त के ऊपर धूल पड़ी है ना, उसको साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब 11th का है। इफ E is an event, then E complement is also an event which is said to occur when E does not occur। वेन डायग्राम से देखते हैं, वो ज़्यादा आसान है। ये आपका सैम्पल स्पेस है, ये एक इवेंट है E, और इसको छोड़ के जो मैंने ये शेड किया हुआ है ना, ये हो गई कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट E। इसको मैं E बार भी लिख सकता हूँ, ये लिखा है E बार, और मैं इसको नॉट E भी लिख सकता हूँ। ओके, सो E बार एंड नॉट E मीन्स द सेम थिंग। ओके, तो ये भी इस वेन डायग्राम के अंदर ही है, तो ये इसका सबसेट है। तो आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग ए पेयर ऑफ कॉइन्स। अब तुम कहोगे सर बार बार आप यही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सबसे आसान है, समझाने के लिए, शुरू के लिए बढ़िया है। तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स होंगी आपकी? 4, HH, HT, TH एंड TT। अब E इज द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग बोथ हेड्स, तो वो हो गया HH। अब E कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? E कॉम्प्लीमेंट विल बी द इवेंट ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग बोथ द हेड्स, तो वो हो जाएगा HT, TH एंड TT, HT, TH एंड TT। तो ये हो गया नॉट E। अब सुनिए, ये जो लाइन है ना, इसको अभी मैं बाद में समझाऊंगा। एक बात जरा ध्यान से रखिए, अगर इंग्लिश में एक इवेंट दी है E और आपको E कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करना है, तो पता है क्या करना? जो उसकी स्टेटमेंट है ना, उसमें नॉट वर्ड ऐड कर देना, उससे ज़्यादा कुछ मत करना। पहली लाइन में मैं एग्जाम्पल बोलूँ, E इज द इवेंट इट विल रेन टूडे, तो E कॉम्प्लीमेंट इज द इवेंट इट विल नॉट रेन टूडे। E इज द इवेंट इंडिया विल विन द मैच, तो E कॉम्प्लीमेंट इज द इवेंट इंडिया विल नॉट विन द मैच। सीधा मत बोलना इंडिया विल लूज द मैच, ड्रॉ भी तो हो सकता है। E is the event you will fail in the exam, तो E complement is the event you will not fail in the exam। और अगर इवेंट में नॉट वर्ड है अंग्रेजी में, तो उसको मिटा दो। जैसे एग्जांपल दो, E is the event you will not meet an accident today। क्या बोला? E is the event you will not meet an accident today, तो E complement क्या होगा? It will be an event you will meet an accident today। तो बहुत सिंपल है यार, जो इंग्लिश की स्टेटमेंट है ना, जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसमें नॉट वर्ड फिट कर देना, और अगर पहले से नॉट फिटेड है तो उसको मिटा देना। ठीक है, तो जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आप देखेंगे। ये जो लाइन लिखी है ना, इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, शॉर्टकट में ME लिखूंगा, आगे लिखूंगा इवेंट्स। नाउ एज द नेम सजेस्ट, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ नहीं हो सकती, मतलब उनका इंटरसेक्शन नल सेट होगा। तो E इंटरसेक्शन F विल बी ए नल सेट, और वेन डायग्राम में ये दोनों सर्कल दूर दूर बनेंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, एक्सपेरिमेंट हो गया, टू ड्रॉ वन कार्ड आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। E इज द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज ए हार्ट, F इज द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। नाउ कैन वन कार्ड बी ए हार्ट एंड द स्पेड टुगेदर? ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, या तो हार्ट होगा या स्पेड होगा, या इन दोनों में से भी नहीं होगा, डायमंड और क्लब हो सकता है। सो कैन E एंड F अकर टुगेदर? मीन्स कैन वन कार्ड बी हार्ट एंड द स्पेड एट द सेम टाइम? तो आंसर है ऑब्वियसली नो। सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, आपको समझ में आने चाहिए। अब क्या ये ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी ना हो? यस, अगर डायमंड आ गया सो आई विल से नाइदर E अकर्स नॉर F अकर्स। क्लब आ गया तो नाइदर E अकर्स नॉर F अकर्स। सो अब नेक्स्ट आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, शॉर्टकट में लिख दिया MEE। टू और मोर इवेंट्स, अभी दो एग्जाम्पल लेते हैं। टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली एंड दे आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ वन ऑफ देम मस्ट अकर। तो यहाँ ऐसा नहीं था कि वन ऑफ देम मस्ट अकर, लेकिन अब है। तो पता है अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो लैंग्वेज ऑफ सेट्स में ये आता है, E इंटरसेक्शन F इज E इंटरसेक्शन F इज नल सेट। और अगर वो एक्सक्लूसिव हैं तो E यूनियन F इज सैम्पल स्पेस, मतलब आइदर E और F विल डेफिनेटली अकर, ईदर ऑफ द टू। आप देखिए वेन डायग्राम में, इसमें E और F में कुछ भी कॉमन नहीं है, और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आप उंगली रखें और आप बोलें सर यहाँ ना E है ना F है। जैसे ये है, यहाँ पे नाइदर E नॉर F है, ये जो खाली जगह है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ कोई भी ऐसा जगह नहीं है। तो पूरा जो वेन डायग्राम का बॉक्स है उसमें कुछ E में ऑक्यूपाई कर लिया और रिमेनिंग F ने ऑक्यूपाई कर लिया।
कॉमन कुछ भी नहीं है और ऐसी जगह कोई भी नहीं है जहाँ पे नाइदर ई है नॉर एफ। एग्जाम्पल देखिए, यू ड्रॉ वन कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक बच्चे ने शर्त लगाई सर द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, दूसरे ने शर्त लगाई द कार्ड ड्रॉन इज रेड। क्या दोनों बच्चे एक साथ जीतेंगे? क्या एक कार्ड रेड एंड ब्लैक एक साथ होगा? नहीं होगा ना। तो ये हो गया एग्जॉस्टिव, नहीं ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या हर ड्रॉ में दोनों में से एक बच्चा जरूर जीतेगा? यस, क्योंकि दो ही कलर्स होते हैं, तो ये हो गया एक्सक्लूसिव। सो ई इज द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, एफ इज द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज रेड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड exhaustive events. Because why? Because both cannot occur together but one of them will definitely occur. अब ऐसी एक 4 इवेंट्स का एग्जांपल बनाओ। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 4 इवेंट बनाते हैं। ए इज द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज ए हार्ट, बी इज द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज ए क्लब, सी इज द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज ए डायमंड एंड डी इज द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। अलग अलग सूट ले लिए। आप 4 में से एक पत्ता निकालूंगा, कोई एक बच्चा जीतेगा। हर बारी कोई ना कोई एक बच्चा जीतेगा और 2 बच्चे एक साथ नहीं जीतेंगे, क्योंकि एक कार्ड एक साथ स्पेड, क्लब, स्पेड, डायमंड, डायमंड हार्ट नहीं हो सकता। और कुछ तो होगा ना चारों सूट्स में से। तो ए बी सी डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। अब मैं वापस यहां लेके आता हूं आपको, ये देखिए, क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? यस। ई एंड नॉट ई में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ई एंड नॉट ई कैन नॉट हैपन टुगेदर। लेकिन या तो ई होगा या डेफिनेटली नॉट ई होगा, क्योंकि इस वेन डायग्राम में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां आप उंगली रखें विच नाइदर बिलोंग्स टू ई नॉर बिलोंग्स टू नॉट ई। सो बाय द वेरी डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ई एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, जिसको मैं नॉट ई भी बोल सकता हूँ, ई के ऊपर बार भी बना सकता हूँ, ई एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड exhaustive events because they cannot occur simultaneously and one of them must occur. तो अब आपने क्या पढ़ लिया? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब लास्ट आपका ये बचा है इवेंट ई इंप्लाइज इवेंट एफ। अब देखिए, ये सैंपल स्पेस है, बड़ा वाला सर्कल एफ है, छोटा वाला सर्कल ई है। ई एफ के पेट में है, मतलब ई इज ए सबसेट ऑफ एफ, ई बिलोंग्स टू एफ। अब देखो, अगर इवेंट ई होगा तो इवेंट एफ ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि ई को मैं कलर कर लूंगा तो वो एफ के अंदर भी होगा ना। तो मैं इसको अभी कलर करके दिखाता हूँ आपको। ऑलराइट, सो मैंने इसमें लिया एक ये, और ये देखिए, ये मैंने ऐसे इसको कलर किया। ये ई है ना, अगर ई होगा तो क्या एफ भी होगा? यस, क्योंकि ये पूरा का पूरा एफ के पेट में है। अगर यहाँ मैं उंगली लगा देता हूँ तो ये वो जगह है जहाँ पे एफ होगा लेकिन ई नहीं होगा, तो ई इंप्लाइज एफ। एग्जाम्पल से बताते हैं। देखो, एक बच्चे ने शर्त लगाई ई द कार्ड ड्रॉन इज हार्ट। मेरे स्टूडेंट ने एक शर्त लगाई कार्ड ड्रॉन इज हार्ट, और मैंने शर्त लगा दी द कार्ड ड्रॉन इज रेड। आप बताओ क्या होगा? जब भी वो बच्चा जीतेगा, हार्ट आएगा, तो मैं भी जीता माना जाऊंगा, क्योंकि हार्ट तो रेड होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि डायमंड आ जाए और मैं जीता माना जाऊंगा क्योंकि वो रेड है, लेकिन वो बच्चा नहीं जीता हुआ माना जाएगा क्योंकि हार्ट नहीं है। सो ई इंप्लाइज एफ का मतलब हो गया कि अगर ई हो गया तो एफ ऑटोमेटिकली हो गया। सो इंग्लिश का वर्ड है ना, ई इंप्लाइज एफ। ऑलराइट, तो इसके ऊपर ना कोई खास मेरे को न्यूमेरिकल नहीं आता है। अब आप देखिए ये टेबल। ऑलराइट, तो ये टेबल आपका बहुत जरूरी है, इसको समझना। ठीक है, ये देखिए सैंपल स्पेस का ये सिंबल है और कैपिटल एस है। आउटकम ऑफ एन इवेंट को ओमेगा बोलते हैं। मैं किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं करूंगा। इवेंट को सिंबल देंगे हम कैपिटल ए बी सी ई एफ। सबसे ज्यादा ई और एफ यूज होता है, ज्यादा होंगे तो ए बी सी डी कर लेंगे। इवेंट ई हैज अकर्ड का मतलब हो गया कि जो हमारी आउटकम है इट बिलोंग्स टू ई, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। इवेंट ई हैज नॉट अकर्ड का मतलब हो गया आउटकम डज नॉट बिलोंग्स टू ई। इवेंट ए और बी, आपको बताया था ना, ए और बी का मतलब यूनियन होता है, ए यूनियन बी। ठीक है, और इसको ऐसे भी बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स। मैंने बोला था, उसको हाईलाइट किया था ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स। इवेंट ए एंड बी का मतलब इंटरसेक्शन होता है। इवेंट नॉट ए का मतलब होता है ए बार कॉम्प्लीमेंट। ई इंप्लाइज एफ का मतलब होता है ई इज ए सबसेट ऑफ एफ। ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब होता है उनका इंटरसेक्शन नल सेट होगा। ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव, मतलब उनका इंटरसेक्शन नल सेट होगा लेकिन यूनियन उनका सैंपल स्पेस होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और बी, ये बड़े ध्यान से देखिएगा। ए और बी का मतलब क्या होता है? बोलो, ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसके ऊपर बार लगा दो, नॉट के बजाय हम बार वर्ड ज्यादा यूज करेंगे, तो ये हो गया ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऊपर बार लगा दो, नॉट भी लगा सकते लेकिन बार ज्यादा
फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे हम, तो बार ज़्यादा अच्छा है। नॉट लगाऊंगा तो ना मेरे को ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद ये बताइए ये क्या है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। तो ये 11th का डी मॉर्गन्स लॉ था, मैं बार बार यूज़ करूँगा तो शायद आपको याद आ जाए, नहीं तो मैं अभी आपको लिख के भी बता देता हूँ कि ये था आपका डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, 11th का डी मॉर्गन्स लॉ। एक्चुअली चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिखना और एक TFT पे एक डिजिटल पेन से लिखना एक अलग ही कलाकारी है। ये देखिए, ये आपको याद रखना है, बहुत सारे बच्चों को तो याद ही होगा, E यूनियन F बार, मतलब E यूनियन F कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, इसको आप लिख सकते हैं E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों को क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये मैं बहुत यूज करूंगा, यहां लिख रहा है। अब ये सुन लो यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नाइदर ए नॉर बी, ए अकर्स हो गया ए डज नॉट अकर हो गया ए बार, बी अकर्स हो गया बी डज नॉट अकर हो गया बी बार। और नॉर का मतलब पता है क्या होता है, नॉर का मतलब और नहीं होता है, नॉर का मतलब एंड होता है। तो व्हेन आई से नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब हो गया ए डज नॉट अकर एंड बी डज नॉट अकर, तो इसका सेट लैंग्वेज ये होगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नाइदर ए अकर्स नॉर बी अकर्स, तो पता है पहली लाइन आपकी क्या होगी, आपको ये लिखना पड़ेगा पी ब्रैकेट में ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब जो बच्चा नाइदर ए नॉर बी अकर्स को सेट लैंग्वेज में लिख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा, उसने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी होगी तो लिखी नहीं होगी, लिखी नहीं होगी और याद भी नहीं होगी। तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि नाइदर ए अकर्स नॉर बी अकर्स को आप लिखेंगे ए बार इंटरसेक्शन बी बार। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ लगा के आप इसको ए यूनियन बी होल बार भी लिख सकते हैं। तो ये आपने आज की क्लास में सारा प्राइमरी बातें पढ़ी, ठीक है। अब ये ना दो चीजें और हैं, फटाफट मैं आपको बताता हूँ, बस इतनी दो जानने की जरूरत है। ओनली ई अकर्स, ये भी एक फॉर्मूला चलेगा। ओनली ई अकर्स का मतलब होता है यू हैव टू मेक श्योर एफ डज नॉट अकर। सो व्हेन आई से इंग्लिश में जैसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ई अकरिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट पासिंग, दो बच्चे हैं तो आई हैव टू मेक श्योर एफ डज नॉट अकर। तो ये भी आपको अंग्रेजी की लाइन से पता होना चाहिए। ओनली ई अकर्स का मतलब होता है ई अकर्स एंड एफ डज नॉट अकर, तो ई इंटरसेक्शन एफ बार, और वेन डायग्राम में ये वाला एरिया होगा, ये है ओनली ई अकर्स एंड एफ डज नॉट अकर। ओनली एफ अकर्स क्या होगा, एफ अकर्स एंड ई डज नॉट अकर, वो ये वाला एरिया हो जाएगा। इसको बोलेंगे एफ इंटरसेक्शन ई बार, वो ये वाला एरिया होगा ओनली एफ। नन ऑफ देम अकर्स, तो नाइदर ई नॉर एफ, ये एफ है ई नहीं होगा, इसको छोड़ दो, ये हमारा हो गया है। एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, तो यूनियन ही होता है, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स का मतलब होता है यूनियन। तो ये आपकी 11th की थ्योरी शुरू खत्म हो गई। अब 11th के फॉर्मूलेज आएंगे, तो उसको हम दूसरी क्लास में रिकॉर्ड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग। तो मेरे ख्याल से और 15-20 मिनट के अंदर हमारी 11th की थ्योरी फिनिश हो जाएगी और हम क्लास 12th की थ्योरी शुरू करेंगे। तो अब मैं एपिसोड नंबर 1 प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से शुरू किया, सब कुछ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट, इवेंट, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा हमने कर लिया। अब हम फॉर्मूले शुरू करेंगे अगले एपिसोड में। आप मेरे साथ बने रहिए, कोई भी क्लास मिस मत करिए, सिंसियरली इसको देखिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझना है और पूरे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लेके आने। मिलते हैं बहुत जल्दी एपिसोड नंबर 2 में।